वर्तमान पश्चिम एशियाई संघर्ष के केंद्र में इजरायल नामक छोटा सा एक देश है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 22,145 वर्ग किलोमीटर और आबादी सिर्फ 1 करोड़ से कम है। अपनी स्थापना के बाद से दशकों से चली आ रही शत्रुता के कारण इस देश के पूरे पूर्वी भूमध्य सागरीय और फारस की खाड़ी में दुश्मन हैं। इस वजह से उनके अस्तित्व के लिए वर्षों से बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति का उपयोग किया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जासूसी एजेंसियों का मानना और उनके विरोधियों का कहना है कि इजरायल के पास पारंपरिक हथियारों के भंडार के अलावा घातक परमाणु हथियारों का एक गुप्त भंडार भी है। परिणामस्वरूप अरब क्षेत्र में इजरायल का कोई भी युद्ध दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा। उस सुविधा का संचालन जिसने कथित तौर पर यहूदी राज्य में इन बमों को विकसित किया था, तेल अवीव की पहली परमाणु प्रयोगशाला दक्षिणी इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित है, और नेगेव, जिसने इजरायल को विश्व मानचित्र पर एक अघोषित परमाणु शक्ति के रूप में चिन्हित करने में मदद की। यह परमाणु अनुसंधान सुविधा या डिमोना परमाणु संयंत्र था। लीक हीट का नया वीडियो इसी प्रयोगशाला के बारे में है, जिसे वैश्विक समाचार मीडिया ने सक्रियण के रूप में रिपोर्ट किया है। इजरायली परमाणु बमों का केंद्र और पश्चिम एशिया को दहलाने वाला इजरायल का एक घातक परमाणु केंद्र। आइए एक नजर डालते हैं। इजरायल की पहली समर्पित परमाणु सुविधा की पृष्ठभूमि। हालांकि इजरायल ने यूरोपीय शक्तियों ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से 1956 में मिस्र के साथ सुयाज युद्ध यानी दूसरा अरब इजरायल युद्ध जीत लिया। अपमान के इस भारी बोझ से उबरने के लिए इसके बाद के वर्षों में इजरायल मिस्र द्वारा किए गए व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण और हथियारों से बहुत चिंतित था। उक्त युद्ध में मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं से पहले यहूदी सेना ने कब्जा कर लिया था, और वे जनवरी 1957 में उनके साथ फिर से युद्ध करने में संकोच नहीं करेंगे। यह तब और बढ़ गया जब जुलाई 1957 में मिस्र ने सोवियत की मदद से सूक्ष्म परमाणु हथियारों के विकास के लिए एक बड़ी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की गुप्त योजना बनाई, और उन्होंने रूसी निर्मित ETRR-1 खरीदने के निर्णय को लागू किया। इस उद्देश्य के लिए इजरायल ने भी एक बड़ी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए एक गुप्त योजना तैयार करके इसके लिए यूरोपीय निर्मित HWNR-1 परमाणु रिएक्टर के अधिग्रहण के निर्णय को लागू करके जवाब देने का साहस किया। जब इसे मंजूरी के लिए 1957 सितंबर 1 को रखा गया, तो राष्ट्रीय कैबिनेट ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने के सुझाव के साथ भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। परिणामस्वरूप अक्टूबर 1957 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री बेंगुरियन ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले धनी यहूदियों और इजरायल के लाभार्थियों से एक गुप्त धन संग्रह शुरू किया। इजरायल ने अपना पहला समर्पित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के प्रयास शुरू किए। प्रधानमंत्री डेविड बेंगुरियन ने परमाणु कार्यक्रम के लिए धन जुटाना शुरू किया, जिसे राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना, और केवल 3 महीनों में वह अमेरिका और यूरोप में बसे यहूदी अरबपतियों से $40 मिलियन तक जुटाने में सक्षम हुए। परमाणु रिएक्टर और संबंधित अनुसंधान के लिए एक बड़ी प्रयोगशाला बनाने में कम से कम $100 मिलियन की लागत आएगी। यह राष्ट्रीय कैबिनेट की प्राक्कलन समिति के अनुमान का लगभग आधा होगा, इसलिए यह इजरायल की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए एक वरदान बन गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का इरादा यह राशि सरकार के आपातकालीन कोष से लेने का भी था। फिर इस चीज के कार्यान्वयन के लिए इजरायल ने ब्रिटेन और फ्रांस से संपर्क किया, जो 1948 में यहूदी राज्य के गठन के बाद से बिना रिजर्व के सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे थे। इन देशों को उस समय इजरायल द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता की वापसी के रूप में यह आवश्यकता टेल अवीव द्वारा उनके सामने प्रस्तुत की गई थी, जिसका जीवन रेखा सुयाज नहर के पूर्ण नियंत्रण पर मिस्र के साथ एक बड़ा विवाद था, और बाद में 1956 में उनके साथ एक ध्वज युद्ध लड़ा। 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ इजरायल द्वारा हस्ताक्षरित गुप्त प्रोटोकॉल ऑफ सेव त्रिपक्षीय सैन्य समझौते के तहत परिणामस्वरूप जनवरी 1958 के मध्य में प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए एक परमाणु रिएक्टर बनाया गया, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकेगा, और एक इसके बगल में बड़ी शोध प्रयोगशाला टेल अवीव में गुप्त रूप से स्थापित की जा सकती है। इजरायल अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए फ्रांस और ब्रिटेन से रिएक्टर और अन्य संबंधित उपकरण खरीदता है।
1956 में हस्ताक्षरित सेवरे के प्रोटोकॉल के अनुसार ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहयोग की आड़ में इजराइल को सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर और संबंधित अनुसंधान प्रयोगशाला देने का वादा किया, जिससे इस त्रिपक्षीय गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा हुईं। इस पर काबू पाने के लिए रिएक्टर उपकरण निर्यात करने वाले ब्रिटेन और फ्रांस इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद की आंखों में धूल झोंककर अकल्पनीय योजना बना रहे थे। इस सब में ब्रिटिश जासूसी एजेंसी MI6 और फ्रांसीसी जासूसी एजेंसी STS की मिलीभगत थी। इन रणनीति में पहला कदम ब्रिटेन के वेल्स और फ्रांस के नॉर्मंडी से मोसाद के नकली हथियार थे। एक लैटिन अमेरिकी कंपनी के नाम पर रिएक्टर निर्माण सामग्री और भारी जल भंडारण टैंक दक्षिण अमेरिका के पास कैरेबियाई द्वीपों में निर्यात किए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सोवियत संघ, जिसका मिस्र से घनिष्ठ संबंध था, जो अपने विस्तार के लिए था, पूरे यूरोप में खुफिया जानकारी अपनी जासूसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया। इसीलिए इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों की आड़ में मोसाद एजेंटों ने वेल्स और नॉर्मंडी के बंदरगाहों में घुसपैठ की। इस प्रकार 26 अप्रैल 1958 को ब्रिटेन और फ्रांस से परमाणु रिएक्टर घटकों को भेजा गया। ब्रिटेन और फ्रांस एक शीर्ष गुप्त मिशन में 26 अप्रैल 1958 को कैरेबियन पहुंचे। इसे द्वीपों पर उतारा गया और वहां से कुछ दिनों के बाद इसे मशीन होने की आड़ में इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर लाया गया, एक समुद्री जल शोधन संयंत्र के लिए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से अनलोड किया गया था। इजराइल ने नेगेव रेगिस्तान के डिमोना में अपनी पहली समर्पित परमाणु सुविधा स्थापित की। 15 जून 1958 को प्रधानमंत्री डेविड बेंगुरियन के अधीन राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग ने रिएक्टर उपकरण को नेगेव रेगिस्तान में ले जाने का आदेश दिया, जो दक्षिणी इजराइल में स्थित है। यह इस निष्कर्ष के कारण था कि डिमोना दुश्मन के हमले के लिए दुर्गम था। इलियट नेवल बेस के ठीक उत्तर में एक क्षेत्र के रूप में शक्तिशाली विमान भेदी बैटरियों द्वारा संरक्षित रखा। परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों में फ्रांस और ब्रिटेन के विशेषज्ञ इंजीनियर एक परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए पहुंचे और एक बड़ी संबंधित अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण 3 दिसंबर 1958 को इजराइल द्वारा अत्यंत गुप्त शुरू हुआ। इसका डिजाइन ब्रिटिश और फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया था ताकि यह बाहर से एक जल उपचार संयंत्र जैसा दिखे। इसीलिए डिमोना के पास रहने वाले इजरायली नागरिकों को भी इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। इस परमाणु संयंत्र के प्रत्येक चरण, जो कई एकड़ भूमि में फैला हुआ था, सही समय पर पूरा हो गया। न केवल साइट को एक विशाल आसपास की दीवार के भीतर नागरिक कपड़ों में सैकड़ों IDF कमांडो द्वारा संरक्षित किया गया था ताकि एक मक्खी भी अंदर न आ सके। और इस तरह बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से अज्ञात इजराइल ने अपने सहयोगियों की मदद से रेगिस्तान में डिमोना में अपनी पहली समर्पित परमाणु सुविधा और एक विशाल अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण किया। कट्टर दुश्मन मिस्र की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साकार होने से पहले ही नेगेव रेगिस्तान में डिमोना सैन्य परमाणु रिएक्टर की तेजी से स्थापना ने इजरायल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को अत्यधिक विश्वास दिलाया कि व्यापक दुश्मन नेटवर्क के साथ इजरायल के लिए ऐसी निवारक क्षमता आवश्यक थी। उनकी भारी पारंपरिक सैन्य शक्ति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेंगुरियन ने और शिमोन पेरेस ने भी अपने दृढ़ विश्वास के कारण अथक प्रयास किया। जून 1963 में डिमोना परमाणु रिएक्टर पूरी तरह से चालू होने पर इस तर्क को इजरायली सरकार में और समर्थन मिला। बाद में 1967 के मध्य तक इजरायली वैज्ञानिकों ने उक्त रिएक्टर में उत्पादित प्लूटोनियम की पहली मात्रा का उपयोग करके लगभग 13 परमाणु हथियार विकसित किए। नेगेव में गुप्त भंडारों में रखा गया क्योंकि हथियारों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह अफवाह है कि इजराइल ने डिमोना परमाणु परिसर को परमाणु हमले के लिए 1973 योम किप्पुर युद्ध में सतर्क कर दिया था, इस डर से कि मिस्र इलियट नौसेना बेस के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। लेकिन 1970 के दशक के अंत में मिस्र ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इजराइल के साथ एक गैर आक्रामकता समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि डिमोना को सुरक्षित कर लिया गया। फारस की खाड़ी में 1980 के बाद से पूरे अरब क्षेत्र में चल रही यहूदी विरोधी विद्रोह और इजराइल के लिए नए परमाणु शस्त्र दुश्मनों के निर्माण ने नेगेव परमाणु प्रयोगशाला को प्रासंगिक बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 5 दशकों में 90 से 400 परमाणु बम की जन्म होने की बात कही गई है।
यहाँ याद रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे रहस्यमय परमाणु केंद्र के रूप में वर्णित इस शोध संस्थान का नाम पश्चिम में किसी भी सैन्य संघर्ष की खबरों में कई बार आया है। एशिया, जिसका केंद्र बिंदु इजराइल है, यही कारण है कि वर्तमान में मध्य पूर्व में हो रही भूराजनीतिक घटनाओं में इजराइल की भूमिका बिल्कुल भी आकस्मिक नहीं है। इसलिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके दुश्मन इस परमाणु शस्त्रागार से डरते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लीक हीट चैनल को सब्सक्राइब करें।